Audio preview. Audio preview. शाम के इस वेला में हम एक बच्ची का नाम लेके आए हैं। सवाल है रे। मैं ये कहना चाहूंगा, संविधान हमारे लिए डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा, यानी हर इंसान को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। यह अधिकार जन्म से ही हमें ये मिला हुआ है। ये अधिकार हमें सुरक्षित रखना चाहिए। कोई ताकत इस दुनिया का इस अधिकार को छीन नहीं सकता। तो इसीलिए अब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इस बच्ची का केवल नहीं, हर इंसान का, हर लड़की का, हर दलित का, हर गरीब का, हर बच्चा का, हर इंसान का डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये समाज के साथ जीने का उसका अधिकार है। इस अधिकार को हम अपहोल्ड करेंगे। उस अधिकार के नाम पर आज हम जुलूस निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है और हिम्मत है कम, पांवों पे छाले है ताते बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे। Similar atrocities against them. Dear friends, today we have come to say to this city and the people of this land that we do not tolerate anymore this kind of atrocities against, especially against young girls. You know, the body shivers when we hear the account of what happens to such women, such young girls. It's not one or two. It's happening around the country every other day, every other hour. I am today extremely happy to be here this evening, and thank you to St. Xavier's Colleges for organizing this event to show our solidarity with this suffering girl, and through her we are showing that we stand by everyone, every girl who goes through a similar suffering. And we want justice for this woman. We want justice for this, not a woman, a girl and her child. And once again, thank you so much for organizing this event. I am sure this candle walk will enlighten the minds of people around us, how important it is to respect human beings, respect the
dignity of human life. Thank you. क्योंकि मीडिया के ही माध्यम से मुझे अकेले के बारे में पता चला था। सुबह का वक्त था, मैं अखबार पढ़ रहा था, लगभग सारे राष्ट्रीय अखबार मेरे घर में आते हैं। जब मुझे पता लगा कि एक बेसहारा लड़की और बेसहारा घर है, फादर की स्थिति, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, घर ऐसी जगह है, भूमिहीन है, गंगा के किनारे उनका घर है और उनकी अपनी जमीन भी नहीं है, सारी गंगा मैया में उनकी जमीन विलीन हो चुकी है। और उसकी मेडिकल जांच के लिए, क्योंकि अकेली को पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ, अकेले को 4 माह तक पता भी नहीं था कि मेरे में क्या परिवर्तन हो रहा है। जब उसके पेट में दर्द हुआ, मां मरी हुई है, फादर रात में, उसके पिता किसी भी दरवाजे पे काम करता है, सो जाता है, उसकी सोचने की क्षमता आम लोगों की तरह नहीं है। उस वक्त मैंने चाइल्डलाइन वाले को बोला कि इस परिवार के बारे में पता लगाए। जब उसके पेट में दर्द हुआ, उसने चाची को बोला, तो गांव में लोग जैसे समझते हैं कि पेट बढ़ रहा है तो कोई बीमारी हो गई बच्चों की, बहुत सारे बच्चों के पेट बढ़ जाते हैं। लेकिन जब उसकी मेडिकल जांच हुई तो वो गर्भ से थी। और जब अस्पताल में वो बच्ची एडमिट हुई और मैंने सीएस को बोला कि इस बच्ची के बारे में मुझे सारी जानकारी दें कि क्या मैं इसके लिए एमटीपी का निर्णय ले सकता हूं, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कहते हैं। लेकिन चूंकि नया कानून है जेजे, अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि बाल कल्याण समिति क्या है, जेजे एक्ट क्या है, जेजे क्या है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अभी भी उनमें भ्रांतियां हैं। बाल कल्याण समिति को उन्होंने एनजीओ के रूप में भी देखा। चलिए, एनजीओ भी बहुत अच्छा काम करते हैं समाज में। आज एनजीओ का भी बहुत बड़ा स्थान है। बच्चों पर जो काम हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम एनजीओ भी कर रहे हैं। हमें एक आदेश निर्गत किया कि मुझे इसकी सूचना दी जाए, लेकिन सीएस ने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। फिर मैंने उनसे मोबाइल पर बात की, फिर भी वो गंभीर नहीं हुए। फिर मैं डीएम साहब के पास गया। बात जब मीडिया के बीच में गई और हमारे बिहार सरकार की माननीय मंत्री मंजू वर्मा को मैंने बताया, तो वो अकेली से जब मिलने गई तो जिला प्रशासन जाग उठा। और जिस बच्ची के लिए अस्पताल कह रहा था कि इसके गार्जियन होंगे, अभिभावक होंगे, तब मैं उसे एडमिट करूंगा, और मैंने कहा कि कोई भी लावारिस बच्चा, वो बाल कल्याण समिति उसके अभिभावक होते हैं, और मैं उन बच्चों के लिए दिन रात जगा रहता हूं। क्योंकि ये अकेली का ही मामला नहीं, हमारे न्यायालय में ऐसे 10 मामले आए हैं जिसमें पीड़िताओं को मदद मिली है या पॉक्सो एक्ट में भी केस हमने दर्ज करवाए हैं। जब ये बात समाज कल्याण में गई मंत्री के द्वारा, फिर अस्पताल प्रशासन जागा और उसके लिए एक नर्स बहाल हुआ, एक डॉक्टर बहाल हुई और नियमित जांच हुई। सामाजिक लोगों ने बहुत सारी मदद की, उसके खाने पीने के अलग तरीके से इंतजाम हुए। वो 36 किलो की छोटी सी बच्ची 12 साल की, जब क्योंकि उसका डॉक्टर ने कहा था कि इसकी जान बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के साथ ये घटना हो गई है, या तो बच्चा बचेगा या जच्चा बचेगा, या दोनों ही नहीं बचेंगे। मैंने कहा कि मुझे दोनों की जिंदगी चाहिए। जो गर्भ में आ गया, बाल कल्याण समिति इसके बारे में भी सोचती है, क्योंकि अब समय इतना बीत गया है कि हम उसका गर्भपात नहीं करवा सकते हैं। फिर उस बच्ची के लिए सारी व्यवस्थाएं हुई। संयोग से जिस दिन मैंने उसे फिर पीएमसीएच की समस्तीपुर के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस बच्चे की यहाँ पे जान नहीं बचा सकते हैं, तो मैंने फिर उस बच्चे को पीएमसीएच भेजा। संयोग ऐसा था कि जिस वक्त मैंने भेजा उसी रात उसको डिलीवरी पेन हुआ और एक बड़ा सा ऑपरेशन हुआ। उसके माता पिता चाची ने उसको 5 महीने के बाद देखा। डीएम साहब ने इस बीच में 50,000 का उसको एक राहत, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इस दर्द से आगे पैसा नहीं होता है, फिर भी कभी उसके भविष्य के लिए वो पैसा काम आएगा। फिर हमने विधि प्राधिकार में जाके 3 लाख के लिए इस टाइप की पीड़िता को मुआवजा मिलता है, वो आवेदन दिया। और लेकिन मैंने हमेशा विभाग को कहा कि ऐसे बच्चे के जीवन के लिए भी कुछ होना चाहिए, इसकी नौकरी की व्यवस्था हो, इसके परिवार को पुनर्वासित किया जाए, वो प्रोसेस में है। और इसी बीच जो पीड़िता को जिसके साथ ये जिसने गलत काम किया, न्यायालय ने कुछ वहां भूले हुई हैं, क्योंकि चार्जशीट पुलिस ने दी थी। यहाँ चार्जशीट बिल के वक्त में
न्यायालय के समक्ष नहीं हुई या कहीं कोई मामला ऐसा आया, उस लड़के को बेल मिल गई और वो गांव में अपने हिसाब से वातावरण बनाने लगा। तो मुझे वो पीड़िता के लिए जगह सुरक्षित महसूस नहीं हुई। मैंने उसे आज भी पटना में ही एक बालिका गृह में रखा हुआ है। और आगे जब आपके हाथ ऊपर आ गए हैं तो उसके पूरे परिवार के लिए एक अच्छा होना है। क्योंकि मुझे दैनिक भास्कर के शशि जी ने भी कहा था कि सर, यहाँ के जो फादर हैं, निशांत फादर हैं, वो बात करना चाहते हैं, बात कर लीजिएगा। क्योंकि विभागीय मामला होने के चलते मैं उनसे दूरभाष पर कोई ऐसी बात नहीं कर पाया। मुझे ये पता था कि फादर उसके जीवन के लिए कुछ अलग से करना चाहते हैं, पूरे परिवार के लिए करना चाहते हैं। मैंने व्हाट्सएप पर निदेशालय को भी, इमामुद्दीन सर हैं, उनको भी खबर कर दी, लेकिन जवाब नहीं था। तो मैं सोचा कि सोमवार को जाके इस संबंध में बात करके फादर निशांत से बात कराऊंगा। इसी कुछ मुझे मनीषा मैडम से जानकारी हुई कि आप लोगों ने अकेले के लिए कैंडल मार्च रखा है। तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि ये प्रशासन के खिलाफ नहीं है। क्योंकि मैं सरकार की में हूँ और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर को यूज करता हूँ। तो लेकिन मुझे लगा कि समाज ने उसके लिए कुछ करना है और मैं खुद को रोक नहीं सका। बहुत सारे केस भी आज थे, पेंडिंग थे। बहुत सारे ऐसे परिवार आए हुए थे जिनके भूले बच्चे आज घर जाने थे। 3 बच्चों को मैंने परसों रोड पर सोते देखा, जो विगत 6 महीने से सो रहे थे। उनको भी रेस्क्यू करना था, लेकिन मुझे यहाँ की बारे में जो जानकारी मिली तो मैंने कहा कि उसकी मदद तो कल भी होगी, लेकिन आज का दिन मैं जरूर अपनी आंखों से देखूंगा कि समाज कैसे पीड़ितों के बारे में जानता है तो मदद के लिए आगे आता है। धन्यवाद। मेरी है ये कहानी, आंसुओं से है लिखी, ना किसी ने है ये जानी, क्या गलत और क्या सही। बहते रक्त में, आंखों में बीते वक्त में एक खामोशी है बसी, डर के रूप में अश्कों की जलती धूप में ये जिंदगी है कमी।
Preview.